गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर 2 के आंकिक प्रश्न हम हल कर रहे हैं। अगला प्रश्न आपके पास है, लंबाई मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे परिशुद्ध यंत्र है। ये आपके पास क्वेश्चन है। वर्नियर कैलिपर्स जिसके वर्नियर पैमाने पर 20 विभाजन हैं। लंबाई नापना हमने वर्नियर कैलिपर्स का हमने प्रयोग किया जिसके वर्नियर पैमाने पर 20 विभाजन है। ठीक है। अगला उपकरण लेते हैं, एक स्क्रू गेज लेते हैं जिसका चूड़ी अंतराल 1 मिलीमीटर और वृत्तीय पैमाने पर 100 विभाजन है। इसके द्वारा हमने लंबाई नापनी है, देखना है कितनी आती है। पर हमने जो है परिशुद्ध यंत्र देखना है, कौन सा यंत्र हमारा जो है सबसे अच्छा है। इसीलिए हमने कोई प्रकाशी यंत्र लेते हैं जो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की सीमा के अंदर लंबाई माप सकता है। तीसरा यंत्र हमने क्या लेना है, प्रकाशी यंत्र लिया है। तो हमने एक एक करके जो तीनों को देखना है, फिर हमने बताना है कि इन तीनों में से कौन सा यंत्र लंबाई को मापने के लिए अधिक परिशुद्ध यंत्र है। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास, इसका आंसर है वर्नियर पैमाने का जो अल्पतमांक होता है, अल्पतमाप दैट इज इक्वल टू 1/20 मिलीमीटर। यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है 20 विभाजन है तो 1/20 मिलीमीटर आ जाएगा। दैट इज इक्वल टू 0.05 भाग देंगे तो मिलीमीटर, और इसको हम सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे तो 0.05/10 हो जाएगा सेंटीमीटर, 0.005 सेंटीमीटर। तो ये इसका वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक, यानी कि इस वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से हम 0.005 सेंटीमीटर तक शुद्ध माप कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा उपकरण आपके पास है स्क्रू गेज है। स्क्रू गेज पैमाने की जो अल्पतमाप होती है 1/100 मिलीमीटर। यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन में दे रखा है 1 मिलीमीटर चूड़ी अंतराल है और वृत्तीय पैमाने की संख्या 100 है तो 1/100 आ जाएगा मिलीमीटर। भाग दीजिए तो ये आएगा आपका 0.01 मिलीमीटर। इसको हम सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे, 0.01/10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो भाग दीजिए 0.001 सेंटीमीटर, भाग देखिए आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया है। जो स्क्रू गेज आपके पास है उसकी सहायता से हम 0.001 सेंटीमीटर तक शुद्ध रूप से माप सकते हैं। ठीक है। सी में प्रकाशिक यंत्र आपके पास है तो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम होती है, 6000 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है। एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज कर देंगे तो 6000 गुणा गया 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा। मीटर को हमने सेंटीमीटर में चेंज करना है क्योंकि तीनों हमारे जो है एक ही माप में आना चाहिए, एक ही यूनिट में आना चाहिए। सेंटीमीटर में आया तो इसको हमको सेंटीमीटर में लाना होगा। तो 6000 इंटू 10⁻10 इंटू 10⁻2 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बेस 10 समान है, घातें आपस में जुड़ जाएंगी, लेकिन यहाँ पर एक का चिन्ह माइनस का, एक का प्लस का है तो घट जाएगी। चिन्ह हमेशा बड़े वाले का आता है। तो 6000 गुणा गया 10⁻8 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसको हम ले सकते हैं 6 इंटू 10⁻5, ये 3 जीरो हट जाएंगे तो पावर कम हो जाएगी, माइनस पावर सेंटीमीटर। और इसको हम ले सकते हैं 0.00006 सेंटीमीटर, 5.5 अंकों के बाद लगेगा। ठीक है, माइनस में है। तो हम देख रहे हैं इन तीनों में सबसे बड़ी माप ये है, इससे छोटी माप ये है और इससे भी छोटी माप ये है। तो यानी कि हम जो अल्पतम जो है लंबाई हम माप सकते हैं, सबसे कम लंबाई यदि माप सकते हैं तो हम किसी द्वारा माप सकते हैं। प्रकाश की जो प्रकाशिक यंत्र आपके पास है उसकी सहायता से हम बहुत छोटी माप को
माप सकते हैं। ये सबसे छोटी माप आई आपके पास, तो हम कह सकते हैं कि प्रकाशीय यंत्र सबसे परिशुद्ध यंत्र है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जांच कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे हमने आपको नियम बताए थे सार्थक अंकों के, तो आपने सार्थक अंकों के नियमों को याद रखना है और उसी के अनुसार यहाँ पर होना है। ये पहला सवाल आपके पास है 0.007 मीटर स्क्वायर। तो हमने बताया था आपको कि यदि दशमलव से पहले यदि कोई अशून्य अंक है तो सारे जीरो भी क्या ले जाएंगे, सार्थक अंकों में ले जाएंगे। लेकिन यदि यहाँ पर यदि अशून्य अंक नहीं यानी कि शून्य अंक है तो ये वाले जो जीरो होते हैं ये सार्थक अंकों में नहीं गिनती होगी। तो हमारे पास यहाँ पर केवल एक सार्थक अंक, तो इसको हम क्या लिखेंगे, केवल एक सार्थक अंक है। यहाँ पे देखिए 2.64 इंटू 10⁻24। हमने कहा था कि जो नियम था हमारे पास 10⁻24 जो घात होती है, घात वाले को हम सार्थक अंक में नहीं लेते हैं। तो ये हमारे सार्थक अंक से बाहर है। तो हमारे पास ये तीन अंक जो अंक हैं यहाँ पर 1 2 3 यही सार्थक अंक होंगे। तो यहाँ पर सार्थक अंक से कितनी हो जाएगी, 3। अगला आपके पास है 0.2370 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमने पहले भी आपको बताया था, ऊपर वाला बताया हमने कि यदि कोई अशून्य अंक नहीं है, जीरो है, यदि शून्य अंक है तो उसको हम छोड़ देते हैं। बाकी आपके पास यहाँ पर जो 4 अंक हैं, पीछे वाला जो जीरो है, ये वाला जीरो, ये सार्थक अंकों में लिया जाएगा। तो यहाँ पर सार्थक अंक 1 2 3 4, तो 4 सार्थक अंक हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर दशमलव के बाद यदि जीरो है तो सार्थक अंकों में लिया जाता है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 4 सार्थक अंक हो गए। इसी प्रकार से यहाँ पर इसमें भी कितने अंक हैं, जो बीच में अगर जीरो है, अंकों के बीच में जीरो आता है तो भी सार्थक अंकों में लिया जाता है। तो यहाँ पे भी 4 सार्थक अंक हुए हैं। और यहाँ पर देखिए जीरो से पहले कोई अशून्य अंक नहीं है, 1 से 9 तक का कोई अंक नहीं है, तो ये पीछे वाले जीरो जो सार्थक अंकों में नहीं लिया जाएगा। जबकि ये वाला जो जीरो, बीच वाला जीरो, 2 अशून्य अंकों के बीच में जीरो है, तो ये सार्थक अंकों में लिया जाएगा। तो यहाँ पर 1 2 3 4 4 सार्थक अंक हो गए। इस प्रकार से आप इस सवाल को नियम के अनुसार सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए, धातु की किसी आयताकार शीट की लंबाई, चौड़ाई व मोटाई क्रमशः 4.234 मीटर, लंबाई हो गई है, चौड़ाई है 1.005 मीटर व इसकी मोटाई है 2.01 सेंटीमीटर है। उचित सार्थक अंकों तक इस शीट का क्षेत्रफल व आयतन ज्ञात कीजिए। एक हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, शीट का आयतन ज्ञात करना है। हमारे पास जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, दिया है क्या दे रखा है, L बराबर लंबाई दे रखी है 4.234 मीटर, चौड़ाई दे रखी है B बराबर 1.005 मीटर और H बराबर दे रखा है, या मोटाई दे रखी है 2.01 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है आपने, ये मीटर में है, ये भी मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है। तो हम इनको आपस में जोड़ नहीं सकेंगे, इनको या गुणा नहीं कर सकते या भाग नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो हमें तीनों एक ही यूनिटी में चाहिए, जो इनका मात्रक है एक ही समान होना चाहिए। ये सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर होना चाहिए, या सेंटीमीटर होना चाहिए, या मीटर में है तो इसको भी हमको मीटर में चेंज करना होगा। तो इसको मीटर में बदल दीजिए, तो 2.01/100, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 100 से भाग दे देंगे तो मीटर में बदल जाएगा। तो 0.0201 मीटर इसका आ गया। तीनों हमारे मीटर में आ गए हैं। अब जो हमारे पास पूछ रखा है इसमें कि शीट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो क्षेत्रफल का सूत्र लगाना हम जानते हैं कि मोटाई की माप में सार्थक अंकों की जो संख्या होती है सबसे कम 3 है, अतः क्षेत्रफल व आयतन भी
3 सार्थक अंकों तक ज्ञात करेंगे। यहाँ पर आपने एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ये नियम है एक, चाहे हम जोड़ करें, पीछे बताया था हमने जोड़ वाला, चाहे घटाएं, चाहे गुणा करें या भाग करें, जो हमारे पास माप दे रखी है, जो हमारे पास जितनी भी मापें दे रखी है, उन मापों में हमने देखना है कि सार्थक अंकों की संख्या कितनी कितनी है। इसमें देखिए सार्थक अंकों की संख्या 1 2 3 4 है, इसमें सार्थक अंकों की संख्या 1 2 3 4 है, और इसमें देखिए सार्थक अंकों की संख्या 1 2 3 है, 1 2 3 है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सेंटीमीटर में हो चाहे मीटर में, सार्थक अंकों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3, पीछे वाले जीरो सार्थकों में नहीं ले जाएंगे, 1 2 3। तो हमारा जो आंसर आएगा, जब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, आयतन निकालेंगे, तो उसमें जो सार्थक अंकों की संख्या आनी चाहिए वो कितनी आनी चाहिए, जो इन मापों में सबसे कम सार्थक अंकों की संख्या यानी कि 3। इसमें 3 है, लंबाई में 4 है, चौड़ाई में 4 है, ऊंचाई में हमारे पास है, मोटाई में जो है 3 सार्थक अंक है। तो आंसर में हमारे जो है 3 सार्थक अंक आने चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं, क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाते हैं। शीट का क्षेत्रफल बराबर 2 लंबाई गुणा के चौड़ाई धन चौड़ाई गुणा के ऊंचाई धन ऊंचाई गुणा के लंबाई। ठीक है, मान रख दीजिए 2 × 4.234 लंबाई का मान रख दिया, चौड़ाई का रख दीजिए 1.005 प्लस 1.005 × 0.0201 प्लस 0.10201 × 4.3235। तो इस प्रकार से हम इसको जो है मल्टीप्लाई करने के बाद इसको जोड़ देंगे। आप इसको आप गुणा करके जो सॉल्व भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे जो इसका मान निकाला है, ये निकला है यहाँ पर 8.720948। ठीक है, अब हमको यहाँ पर जो है उत्तर में जो आंसर हमारा आएगा उसमें हमें सार्थकों की संख्या 3 चाहिए। यहाँ पे सार्थकों की संख्या बहुत आ गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गई है। तो इस प्रकार से हमको 8 सार्थक अंकों में आंसर नहीं लेना होगा। हमें उचित सार्थक अंकों में उत्तर प्राप्त करने के लिए, जैसा हमने आपको बताया कि सबसे जो हमारे पास जो मापें दे रखी है उसमें सबसे कम सार्थक अंक जिसमें है उतने ही सार्थक अंकों में आप लेंगे। तो यानी 3 सार्थक अंकों हमको यहाँ पर उत्तर में चाहिए, आंसर में चाहिए। तो बाकी जो अंक हैं सारे के सारे हट जाएंगे, केवल 3 अंक क्या करेंगे, 1 2 3 यानी कि 8.72 मीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से आयतन मिलेंगे। आयतन का सूत्र होता है L × B × H। मान रखिए V बराबर 4.234 × 1.005 × 0.0201, इन तीनों का मल्टीप्लाई करके इस प्रकार आ जाएगा उपज 0.0855289 मीटर क्यूब। तो यहाँ पर इसमें सार्थक अंकों की संख्या 1 2 3 4 5 6 है, लेकिन हमारा जो आंसर आना चाहिए 3 सार्थक अंकों में आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो मापें दे रही है उनमें सबसे कम सार्थक अंक जो है 3 वाली माप पे है, ऐसी माप है जिस पे सार्थक अंक की संख्या 3 है सबसे कम। तो यहाँ पर हमको 3 ही सार्थक अंक चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बाकियों को हटा देंगे। तो हमारे पास 3 सार्थक अंकों में लेंगे इसको, तो 0.0855 इसमें सार्थक अंकों की मीटर क्यूब, इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, 1 2 3, क्योंकि पीछे वाले जीरो जो है ये सार्थक अंकों में नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी 1 से 9 तक कोई अंक नहीं है। ठीक है ना, तो 1 2 3 यहाँ पर 3 सार्थक अंक में हमारा जो है ये उत्तर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप सार्थक अंकों में आपने उत्तर याद करना है। अगला क्वेश्चन आपके पास है, कोई भौतिक राशि P 4 प्रेक्षण योग्य राशियों A B C तथा D से इस प्रकार से संबंधित है कि P बराबर A⁻³ B⁻² बटे √C × D। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। तो इसको आपने यहाँ पर प्रतिशत त्रुटियाँ ज्ञात करनी है। A B C व D को मापने में प्रतिशत त्रुटियाँ क्रमशः, इसको हमने मापा, इसमें जो त्रुटि निकली, प्रतिशत त्रुटि जो निकली है कितनी निकली है, 1%, 3%, 4% तथा 2% है।
क्रमशः निकली है। ए में जो है प्रतिशत त्रुटि निकली है 1%, बी में 3%, सी में 4%, डी में 2%। राशि पी में प्रतिशत त्रुटि कितनी है? हमने राशि पी में प्रतिशत त्रुटि निकालनी है कि कितनी प्रतिशत त्रुटि यहाँ पर आई है। यदि उपयुक्त संबंध का उपयोग करके पी का परिकलित मान 3.763 आता है तो आप परिणाम का किस मान तक निकटन करेंगे? कहाँ तक हम इसको लेंगे, क्या निकटन मान कहाँ तक लेंगे, तो ये हमने यहाँ पर ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि कोई राशि आपके पास ए राशि है, उसकी प्रतिशत त्रुटि निकालनी अगर हमने है तो उसकी आपेक्षिक त्रुटि निकालते हैं। आपेक्षिक त्रुटि निकालने के लिए डेल्टा ए अपॉन ए करते हैं, और जब प्रतिशत त्रुटि निकालनी होती है तो उससे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर प्रतिशत त्रुटि निकालनी है। माना ए कोई आपके पास भौतिक राशि है तो डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100%, इस प्रकार से निकालते हैं। एक तरह सूत्र आपके पास है ये। और आपेक्षिक त्रुटि ए के लिए क्या करते हैं, डेल्टा ए अपॉन ए। आपेक्षिक त्रुटि हो गई है, इसकी प्रतिशत त्रुटि निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यदि ए कोई भौतिक राशि है। तो इसी प्रकार से हमारे पास जो 4 भौतिक राशियाँ हैं ए बी सी डी, तो हमारे पास दिया हुआ है p बराबर a की घात 3 b की घात 2 और अंडर रूट सी है तो इसको अंडर रूट हटाएंगे तो c की पावर 1/2 आ जाएगी इंटू डी। अब हमने इसमें पहले आपेक्षिक त्रुटि निकालेंगे, उसके बाद हम प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे। तो आपेक्षिक त्रुटि निकालेंगे तो क्या आएगा, ये डेल्टा p अपॉन पी। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पर जो घात होती है, जब आपेक्षिक त्रुटि निकालेंगे तो घात जो हम पहले लिख लेते हैं, घात को पावर है उसको पहले लिख लेंगे, 3 पावर लिखेंगे। ए की जो है आपेक्षिक त्रुटि निकल जाएगी डेल्टा ए अपॉन ए, प्लस सबको प्लस में लिखना होता है, ये भी आपने ध्यान रखना है। इस पर सबको हमने क्या लिखना होता है, प्लस में लिखना होता है जब हम ये आपेक्षिक त्रुटि निकालते हैं। हमने पीछे भी आपेक्षिक त्रुटि निकाली थी, ठीक है, डिवाइड में मल्टीप्लाई में आपेक्षिक त्रुटि हमने निकाली थी। तो हम क्या करते हैं, सबको जो है प्लस करते हैं। तो प्लस करना है, बी का निकालेंगे तो घात पहले लिखनी होती है, फिर बी का आपेक्षिक त्रुटि डेल्टा बी अपॉन बी। इसी प्रकार से जो अपॉन में भी है उसको भी प्लस में लिखना होता है, ठीक है ना, जो हमने पीछे नियम बताए थे। तो 1/2 सी का निकल जाएगा डेल्टा सी अपॉन सी, प्लस डी सिंगल है डेल्टा डी अपॉन डी। तो ये यहाँ पर आपेक्षिक त्रुटि निकल गई है। हमने प्रतिशत त्रुटि याद करनी है, दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर आपेक्षिक त्रुटि प्रतिशत त्रुटि में बदल जाएगी। ठीक है, तो अतः जो है 100 से गुणा करने पर गुणा कीजिए, डेल्टा पी अपॉन पी मल्टीप्लाई 100% दैट इज इक्वल टू 3 बाहर है डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100% हो जाएगा। इसको परसेंट आप लिख सकते हैं, परसेंट आप कर सकते हैं इसको इस प्रकार से। इसके बाद प्लस 2 डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100, इसको भी परसेंट लिख सकते हैं, प्लस 1/2 डेल्टा सी अपॉन 100% हो जाएगा, प्लस डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100%। ठीक, अब यहाँ पे हमारे पास लंबाई में जो प्रतिशत त्रुटि आ रखी है वो हमारे पास दी हुई है। लंबाई में हमारे पास सवाल में प्रतिशत त्रुटि दी हुई है। यहाँ पर लंबाई में प्रतिशत त्रुटि है 1%, चौड़ाई में 3%, सी में 4% और डी में 2% दे रखी है, तो इसे मान रख देंगे यहाँ पर। तो 3 इंटू ए में जो है जो प्रतिशत त्रुटि है 1% हो गया है। ठीक है, इसको आप बाद में लिखते हैं, इसको कोष्ठ में लिख लीजिए, परसेंट बाहर लिख लेते हैं हम। प्लस दूसरा लेंगे 2 इंटू इसमें 3% दे रखी है तो 3 आ जाएगा, प्लस 1/2 इंटू इसमें 4% दे रखी है तो इंटू 4 आ जाएगा, प्लस इसमें 2% दे रखा तो 2% कॉमन ले लिया। इस प्रकार से 3 कम 3, 3 दूनी 6, इसको काट देंगे 2 दूनी 4, 2 आ जाएगा, प्लस 2% और इन सबको जोड़ दीजिए तो ये आगे पास 13%। तो कितने आगे प्रतिशत त्रुटि कितने आगे 13% जो है यहाँ पर प्रतिशत त्रुटि निकल गई है। अब देखिए यहाँ पर प्रतिशत जो त्रुटि निकल गई है उसमें जो सार्थक अंकों की संख्या है 1 और 1 2 है।
13 आया, ये 13%। तो इसमें जो आपके पास सार्थक अंकों की संख्या है वो 13 है। तो परिणाम जो आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है आपके पास सवाल में कि परिकलित मान 3.763 आता है, इतना आता है परिकलित मान, तो आप परिणाम का किस मान तक निकटन करेंगे? तो हमें निकटन कहाँ तक करना होगा इसका? जहाँ तक हमारी प्रतिशत त्रुटि आई, जितने अंकों में हमारी प्रतिशत त्रुटि आई है सार्थक अंकों में, उतना ही हमने यहाँ पे लेना है। तो हम देख रहे हैं कि सार्थक प्रतिशत त्रुटि में हमारे सार्थक अंक 2 हैं, तो 2 तक ही हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? निकटन करना पड़ेगा। तो परिणाम में जो निकटन आएगा इसको लिखेंगे, चूंकि प्रतिशत त्रुटि में 2 सार्थक अंक हैं, अतः परिणाम में भी 2 सार्थक अंकों तक ही लेंगे, या 2 सार्थक तक ही निकटन आएगा। तो परिणाम क्या है हमारे पास? 3.763। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं, देखिए हमने बता दें किस प्रकार से इनको हटाया जाता है। यहाँ पे 3 आपके पास है, 3 यदि 5 से कम कोई अंक यहाँ पर है तो उसको हम सीधे हटा देते हैं, ठीक है। और यदि 5 से अधिक है तो उसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे? उसके पीछे वाले अंक को के साथ 1 जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे 3 तो हट जाएगा, 6 को हटाएंगे तो 6 5 से अधिक है तो ये 1 अंक बढ़ जाएगा, तो 3.8। तो इस प्रकार से कितना आ जाएगा? 3.8। तो हम लिख सकते हैं, अतः परिणाम का निकटन मान कितना होगा? 3.8 होगा, ठीक है। 2 ही अंक तक हमको लेना होगा, जितने तक हमारी यहाँ जितने अंकों में प्रतिशत त्रुटि आई है, जितने जो है सार्थक अंक हमारे प्रतिशत त्रुटि में आए हैं, उतने हमारे निकटन में सार्थक अंकों की संख्या होगी, ठीक है। अगला देखिए, जब बृहस्पति ग्रह पृथ्वी से 8,247 लाख किलोमीटर दूर होता है तो इसके व्यास की कोणीय माप 35.72 मिनट चाप है। बृहस्पति का व्यास परिकलित कीजिए। हमने बृहस्पति जो आपके पास ग्रह है उसका व्यास निकालना है। तो हमने इस प्रकार से यहाँ पर चित्र के द्वारा ये प्रदर्शित कर रखा है। ये हमारे पास बृहस्पति ग्रह है। यहाँ पर अर्थ है J2 से E तक की जो दूरी है 8,247 लाख किलोमीटर है, ठीक है। तो हम इसको लिख लेंगे J2E बराबर 8,247 लाख किलोमीटर। इसको हम मीटर में बदलना है हमने, 8,247 गुणा गया लाख को बदलेंगे पहले 10⁵ किलोमीटर को 10⁵ मीटर। और इस प्रकार से आपको आ जाएगा 8,247 गुणा गया 10⁸ मीटर, ठीक। कोण यहाँ पे दे रखा है 35.72 मिनट। इसको हमने मिनट में इस प्रकार से लिखेंगे, इसको 35.72 इंटू 1/60 मिनट और 35.72/60 इंटू 1/60 35.72 इंटू π/60 इंटू 60 इंटू 180 रेडियन में चेंज कर देंगे इसको, ठीक है। रेडियन में बदलने के लिए π/180 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने, π/180 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। क्योंकि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है, तो चाप बराबर क्या हो जाएगा? कोण इंटू त्रिज्या। यहाँ से निकालेंगे चाप बराबर कोण इंटू त्रिज्या। तो व्यास बराबर चाप जो होगा उसको हम क्या मान लेंगे? व्यास मान लेंगे। चाप को ही हम क्या मान लेते हैं अभी? व्यास। और व्यास का हमें परिकलन करना है। व्यास बराबर हो जाएगा कोण गुणा गया त्रिज्या। इसका मान रख दीजिए यहाँ पे 35.72 इंटू 3.14 इंटू 8247 इंटू 10⁸, ठीक है, अपॉन 60 इंटू 60 इंटू 180।
ये आपको आ जाएगा व्यास बराबर 1.426 इंटू 10⁸ मीटर। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम बृहस्पति का व्यास ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आप जो सवाल हैं उन सवालों को सॉल्व करते रहिए। कहीं पे यदि समझ में आए, कहीं पे दिक्कत आए तो आप फिर से पूछ सकते हैं। ठीक।